नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अध्याय नंबर 8 और इस अध्याय में हम आज पढ़ेंगे विविधता में एकता या एक में अनेक। आज के इस चैप्टर का नाम है विविधता में एकता या एक में अनेक। विविधता मतलब अनेकता होता है, अनेकता, और एकता मतलब एक, मतलब एक में अनेक, एक में एकता में अनेकता किस प्रकार है, इसी चीज़ को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे हमारे देश भारत के संदर्भ में। तो रोज की तरह हम कुछ कथन से इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। आज का कथन है, हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गंवा सकूं। ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। और आज का दूसरा कथन है, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। ये कथन है श्री अरविंद का। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग रोज देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? मतलब भारत के संदर्भ में, भारत के परिदृश्य में विविधता और में एकता का जो अर्थ है वो क्या है, आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, भारत की विविधता के कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है और भारत का जो विविधता है उसका कौन सा पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तीसरा, हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं और हम विविधता में जो निहित है, एकता जो निहित है विविधता में, उसका हम पता कैसे लगाते हैं। इन सारी चीज़ों का, इन सारे प्रश्न का हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले है समृद्ध विविधता। समृद्ध विविधता क्या है? समृद्ध मतलब धनी, जो अपने आप में समृद्ध है। विविधता, हमारे देश का जो विविधता है वो अपने आप में समृद्ध है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्यों को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान और भोजन का भी अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त आप परिचित एवं अपरिचित भाषाएं सुनेंगे और विभिन्न लिपियों को देखेंगे। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। यही भारत की समृद्ध विविधता है और सामान्यतः यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप रेल से कहीं यात्रा करते हैं, मान लीजिए आप किसी दूर दराज के क्षेत्र में रेल की यात्रा से जा रहे हैं, और तो आप देखेंगे कि अलग अलग रास्ते में जाते समय भूदृश्य, अलग अलग भूदृश्य, या तो कहिए कि संरचनाओं को देखेंगे, भूदृश्यों को देखेंगे। लेकिन केवल भूदृश्य ही अलग अलग नहीं है इस देश में। अलग अलग जगह क्षेत्र में जाते वक्त आप देखेंगे कि वहाँ का परिधान, विभिन्न प्रकार का परिधान यानी कि वस्त्र, पहनावा, वेशभूषा देखेंगे। वहाँ का अलग अलग जगह में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पे भोजन का अनुभव करेंगे आप। इसके अतिरिक्त आप परिचित एवं अपरिचित भाषाएं, और आप जिस भाषा से आप को जानते हैं, या हो सकता है कि आप किसी भाषा को नहीं जानते हैं लेकिन वो भी भाषाएं आपको सुनने को मिलेंगे। वहाँ पे अगर आप जाएंगे कहीं दूर दराज क्षेत्र पर, आप देखेंगे वहाँ का लिपि भी देखेंगे जो आपसे अलग होगा। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। और यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उसके परंपराओं, रीति रिवाजों में आप विभिन्नता देखेंगे जो आपसे बहुत हद तक अलग होंगे। यही भारत की समृद्ध विविधता है और यही जो चीज़ आप देखते हैं ये भारत का समृद्ध विविधता है।
सामान्यतः यही पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। और हमारे देश में जो बाहर से पर्यटक आते हैं, यही विविधता है, यही समृद्ध विविधता है जो उन पर्यटकों को आकर्षित करता है, प्रभावित करता है हमारे देश की ओर। एक 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% भाग में इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4,635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। इसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत जो है 1.4 अरब से भी अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो पूरे विश्व का 18% जनसंख्या है इस देश का, और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। 20वीं सदी में एक संगठन था भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, जिसने एक सर्वेक्षण किया था। उसमें कम से कम लगभग वो 4,635 समुदाय ऐसे थे जिसका उन्होंने व्यापक सर्वेक्षण किया, और उस सर्वेक्षण में उन लोगों ने पाया कि उनमें से 25 लिपियां ऐसी हैं जो अलग अलग लिपियां थीं, और उन लिपियों के पर आधारित या उन लिपियों का उपयोग करने वाली लगभग 325 भाषाओं का गणना उन लोगों ने किया। और इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जा सकता है। और ये सर्वेक्षण बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर ही अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय में न रहने के कारण अगर वो थोड़ी अलग जगह में रहते हैं तो वो प्रवासी कहलाते हैं। इतनी विविधता है हमारे देश में। विविधता वास्तव में सुंदर है, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। एक शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने विस्मयपूर्वक कहा था, इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। लगभग एक शताब्दी से भी पहले एक ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने एक कथन कहा था कि इस अचंभित करने वाली विविधता भारत का इतिहास किस प्रकार से लिखा जा सकता है। मतलब इतनी सारी विविधता पर में भारत का जो इतिहास है वो कैसे लिखा जा सकता है। और इस प्रश्न में ही उन्होंने कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में ही निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। और जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह तथ्य जरूर प्रदर्शित किया जाएगा कि विविधता में ही एकता है, भारत विविधता में ही एकता है। विविधता में एकता का अर्थ क्या है? हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझें और व्यक्त करें? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर विविधता में एकता क्या है या एक में अनेक क्या है? इस चीज को समझने के लिए हम आगे कुछ तथ्य पढ़ेंगे या कुछ आयामों को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे देश में जो विविधता में एकता या एक में अनेक का जो हम जानना एकता में जो अनेकता है उस चीज को हम कैसे जानेंगे। ये विभिन्न आयाम जो हम लोग पढ़ेंगे उससे हमें समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्या है विभिन्न आयाम, हम देखते हैं आगे। पहले आयाम को देखते हैं, सभी के लिए भोजन। पहला आयाम या पहला बिंदु कहिए लिखा हुआ है सभी के लिए भोजन। आइए देखते हैं। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत में आप लाखों न सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजनों पकवानों का स्वाद चख सकते हैं। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी तथा विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग होता है। ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहा जाता है। इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग
पूरे देश में होता है। हम इस सूची को कुछ सामान्य साग सब्जियों और तेलों इत्यादि के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री एकता से विभिन्न प्रकार के विविधता अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। इसमें यह कह रहा है कि आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे कि वहाँ पे लगभग सभी जगह एक ही प्रकार की सामग्री मिलती है, जैसे कि हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक, तथा मुख्य अनाज में चावल, गेहूं, गन्ना, बाजरा, ये सारी चीज़ें एक ही प्रकार की हैं, एक ही प्रकार की सामग्री है, जो यह दर्शाता है कि सभी सामान्य सामग्रियों में एकता है। लेकिन वही सामान्य जो सामग्री है, वही एक प्रकार की जो सामग्री है, उससे अनेक प्रकार के पूरे भारत में व्यंजन बनते हैं। और ये जो व्यंजन, अनेक प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं, वो विविधता को दर्शाते हैं, अनेकता को। और जिन चीज़ों से, जिन खास सामग्रियों से जो पूरे भारत में एक प्रकार की है, उससे बनती है जो व्यंजन, उन सामग्रियों को एकता के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। मतलब एकता में अनेकता, एकता में विविधता, या तो विविधता में एकता। बहुत सारे व्यंजन में एकता, मतलब कि बहुत सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं कुछ खास सामग्रियों से। यही पे यहाँ बताया जा रहा है। अब दूसरा आयाम देखते हैं, वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र और परिधान कैसे दर्शाते हैं अनेकता में एकता को। भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों और परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला और विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बनी एक लंबा परिधान साड़ी है। ये मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल कृत्रिम सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है। बनारसी, काजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मुगा या मैसूर रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। सूती साड़ियों के और भी प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर इस बिना सिले वस्त्र साड़ी के सैकड़ों प्रकार के रूप होते हैं। इन्हें बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अंततः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं, जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती है। इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ शताब्दी सामान्य संवत पूर्व वैशाली आज के बिहार में पत्थर पर उकेरी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। वास्तव में इसे बांधने व पहनने के नए नए तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा यह एक प्रकार का ही परिधान साड़ी है। विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती रही है। चित्र 8.4 में 6 चित्रों के माध्यम से इसके रचनात्मक उपयोगों को दर्शाया गया है। ये रहा चित्र जिसमें साड़ी का बहुत सारा उपयोग दिखाया गया है। इस चित्र में शायद ये मछली पकड़ रही है साड़ी से। इसमें पहनने का तरीका देखिए। और तो और नीचे जो चित्र है ये पल्लू वाला, इस प्रकार से भी पहनती है। ये देखिए साड़ी का उपयोग। कहने का मतलब है कि साड़ी एक है। हो सकता है कि वो कपड़ों में, जैसे कि सूती कपड़े या सिंथेटिक कपड़े से आजकल साड़ी बनाए जाते हैं, या उसमें कलर और उसमें डिजाइन बहुत सारे हो सकते हैं जो विविधता को दर्शाती है, लेकिन साड़ी एक है जो एकता को दर्शाती है। मतलब कि विविधता में भी एकता ये साड़ी दर्शाती है। आगे देखते हैं
त्योहारों की विविधता। त्योहारों में विविधता कैसे है? भारत में त्योहारों की अपार विविधता है। आपने देखा होगा कि कुछ त्योहार एक ही समय पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। त्योहारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक त्यौहार है मकर संक्रांति, जिसे हम कहते हैं, और ये त्यौहार लगभग 14 जनवरी के आसपास मनाई जाती है और ये सूचक है फसलों की कटाई का। मतलब कि 14 जनवरी मतलब कि फसलों की कटाई का समय जब आ जाता है तब ये 14 जनवरी का मकर संक्रांति मनाया जाता है। और ये मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये पूरे भारत में इसका हो सकता है कि अलग अलग नाम है, और यही विविधता त्योहारों की विविधता बताता है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पे मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व कहा जाता है उत्तर में। पूर्व क्षेत्र में देखिए तो माघ बिहू, पौष संक्रांति, गुजरात तरफ उत्तरायण, इधर मकर संक्रांति। एक ही त्यौहार का अलग अलग नाम है, और ये दर्शाता है कि विविधता में एकता कैसे है त्योहारों में। अगला आयाम देखते हैं, महाकाव्य का विस्तार। साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत विविध है एवं विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है। मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतर लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक परिवर्तित हो गया। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली 2 महाकाव्य रामायण एवं महाभारत हैं। इसमें पंचतंत्र का जो एक महाकाव्य है उसके बारे में दर्शाया गया है कि एक पंचतंत्र का जो महाकाव्य है जो लगभग 2200 वर्ष पुराना है, उसका जो अनुवाद है या रूपांतरण है बहुत सारी भाषाओं में की गई है। लगभग 50 से अधिक भाषा में 200 से अधिक रूपांतरण है इस ग्रंथ का, ये और अलग अलग भाषाओं में। और इसका जो मूल ग्रंथ है वो संस्कृत था। इससे ये पता चलता है कि मूल ग्रंथ संस्कृत जो था एक ग्रंथ है और अलग अलग भाषाओं में इस किताब को अनुवादित करके और पढ़ा जा रहा है। और यह महाकाव्य बताता है कि अनेकता में एकता किस प्रकार है। हमारे देश में 2 और महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से इन 2 महाकाव्यों का भारत एवं भारत से बाहर अनुवाद व रूपांतरण किया जाता रहा है। इसके साथ ही अनेक अनगिनत लोक संस्कृति भी हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी। मतलब कि केवल तमिलनाडु में एक विद्वान ने अपने सर्वेक्षण में एक पता लगाया कि केवल तमिलनाडु में महाभारत का 100 से अधिक स्वरूप पाया गया। मतलब एक लोक कथा के रूप में महाभारत को पाया गया। वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण एवं महाभारत के अपने संस्करण भी है, और रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं मूल काव्य से अलग इसके संस्करण बहुत सारे समुदायों में भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा है। भील, गोंड जैसे, मुंडा जैसे भारत के कई अन्य जनजातीय समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप से सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है कि अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए। इनके साथ ही ये किंवदंतियां भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े पात्र सभी या कोई एक सामान्यतः
सामान्यतः पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी उनके शत्रु दुर्योधन एवं चचेरे भाई उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में आए थे। और जो रामायण और महाभारत से संबंधित जो लोक कथाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें महाभारत और काव्य में यह भी जोड़ा गया है कि उनके क्षेत्र में जो जनजाति या जो समुदाय के क्षेत्र में अनुवाद या महाकाव्य या लोक कथा का निर्माण किया हुआ है, उसमें किस तरह से रामायण और महाभारत के लोग के पात्र जो हैं उनके क्षेत्रों में आते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र को अपने किंवदंतियों या तो कहानियों के माध्यम से अपने आप को, अपने संस्कृति को रामायण और महाभारत से जोड़ने की कोशिश वो लोग करते हैं। मान वैज्ञानिक के एस सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसका हमने पृष्ठ 126 पर उल्लेख किया था, में वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान जहां महानायक पांडव न गए हों, और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्यिक की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न विभागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया है। यही विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। ये महाकाव्य एकता में एकता का इस तरह से उदाहरण पेश करता है कि रामायण का जो मूल जो कहिए कि कहानी है, उसमें भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने किंवदंतियों के आधार पर रामायण का मूल कहानी के अलावे रामायण के या महाभारत के जितने पात्र भी उन जनजातियों या उन क्षेत्रों के लोगों के इतिहास में जो लोक कथाएं हैं उनको किस तरह से रामायण के साथ जोड़ा गया है। इससे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कथाएं हैं जो रामायण के साथ जोड़ा गया है, और रामायण का मूल का जो कहानी है या मूल जो उसमें सार है वो तो है ही, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है। और ये बताता है कि किस प्रकार से विविधता में एकता को दर्शाता है ये महाकाव्य। इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं, जिसमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है, विविधता में एकता को सरलता से देखा जा सकता है। आप इन क्षेत्रों का अध्ययन कला पाठ्य चर्चा के दौरान करेंगे। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ें इस सार को देखते हैं बिंदु को। भारत में विभिन्न परिदृश्य, व्यक्तियों, भाषाओं, परिधानों, भोजन, त्योहारों एवं परंपराओं की विविधता है। दूसरी, विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। तीसरा, भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं है अपितु समृद्ध करती है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगला क्लास कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।